क्योंकि आहान ने उससे अंदर आने से मना किया था। वह हैंडसम लड़का आहान को फूस करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान अपनी जगह से जरा भी नहीं हटा। मैंने कहा ना कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। भले ही ये रूपल का घर था, लेकिन अंदर सनाया शायद नहा रही थी। आहान ऐसे ही किसी को घर के अंदर नहीं घुसने दे सकता था, लेकिन वो लड़का आहान की एक नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम हो कौन यार, और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूँ यहाँ जा सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं रूपल का फोरेंसिक हूँ। आहान ने अपने सामने खड़े उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में वो चुड़ैल इस इमेचर और ना समझ लड़के से शादी करने वाली है? इस पॉइंट पर एकदम से आहान के दिमाग में एक ख्याल आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो रूपल शादी करने वाली होती तो सनाया को इस बारे में ज़रूर पता होता। ज़रूर ये लड़का झूठ बोल रहा होगा। आहान ने उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से कहा, देखो तुम रूपल के कोई भी हो, लेकिन मैंने कहा कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। आ गई बात समझ में? लेकिन आहान के सामने खड़े लड़के की जिद भी कुछ कम नहीं थी। उसने आहान को एक जोर का धक्का दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मगर वो लड़का आहान की फाइटिंग स्किल के बारे में जानता ही कहाँ था। जैसे ही आहान ने देखा कि ये नासमझ लड़का सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, उसने उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मेरा हाथ छोड़ो, दुख हो रहा है। वो लड़का अब डर से तिल मिला रहा था। आहान ने फिर उससे सवाल करते हुए कहा, क्या अभी भी तुम्हें ऊपर जाना है? अब क्योंकि वो लड़का मजबूर था, उसने मना करते हुए आहान से कहा, मैं नहीं जाऊंगा, अब मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उस लड़के के अब आहान की बात मान ली थी। वो आहान ने सोचा कि क्यों ना उसे छोड़ दिया जाए और उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से मन तो मान सब्र से बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आहान उस लड़के का हाथ छोड़ने वाला था, आहान ने एक आवाज़ सुनी, आहान ये तुम क्या कर रहे हो? उसने अपना सर उठाकर देखा तो उसका मुंह बन गया। ये सवाल रूपल ने किया था। रूपल के एक्सप्रेशन को देखकर आहान को सब पता चल गया। उसने मन ही मन में कहा, ये लड़की ड्रामा करने से कभी बाज नहीं आ सकती। जब से ये ना समझ लड़का घर के अंदर आया है, रूपल सब कुछ छिपकर चुपचाप देख रही थी, लेकिन अब ऐसा दिखा रही है जैसे कि इसे कुछ पता ही नहीं है। रूपल को मन ही मन में बुरा भला कहने के बाद आहान ने उस हैंडसम लड़के के हाथ को छोड़ दिया। हाथ मसाज करके कुछ ठीक महसूस करने के बाद उस हैंडसम लड़के ने गुस्से से सवाल किया, रूपल ये अजीब सा आदमी कौन है? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आहान ने उसे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया था। दूसरी तरफ जब आहान और रूपल ने उस लड़के की ऐसी शिकायत सुनी तो उन दोनों का मुंह बन गया। क्या इस वक्त उनके सामने स्कूल जाने वाला कोई छोटा लड़का खड़ा था? रूपल ने फिर भी कुछ ही पैनिक के साथ उस लड़के से कहा, ये आहान है और वो मेरा फ्रेंड है। अपनी बात कहते हुए रूपल के हिचकिचाने की वजह साफ थी। वो आहान को अपना दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि आहान को सनाया का हस्बैंड मेंशन करने से दोस्त कहना कभी भी बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन जब उस लड़के ने रूपल के ऐसे जवाब को सुना, वो पहले से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। क्या फ्रेंड? रूपल, बाहर अंधेरा हो रहा है, जल्द ही रात होने वाली है। ऐसे वक्त पर तुम्हारा ये अजीब सा दोस्त यहाँ क्या कर रहा है? अब तक रूपल के दिमाग में आहान को दोस्त कहने की बात घूम रही थी, लेकिन जैसे ही रूपल ने इस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के की कही बात सुनी, रूपल की तैयारियां चढ़ गई। रूपल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने सामने खड़े हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से कहा, रोहन तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ज़रा साफ साफ कहो। क्या रूपल का ऐसा रिएक्शन सही था? क्या उसे अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी? रूपल की बात सुनकर रोहन ने पैनिक करते हुए कहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ? रूपल, क्या तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है? रूपल, मैं तुम्हारे लिए गाने गा रहा हूँ, रेड रोज़ लेकर आया हूँ, और तुम्हें तो मेरी बिल्कुल कोई फिक्र नहीं। रूपल, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? इस पॉइंट पर बेचारे रोहन की आंखें नम हो गई थी। ये बात जाहिर थी कि रोहन रूपल के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस था और रूपल उसे खास पसंद नहीं करती थी। जब इसे रोहन की ऐसी इमोशन और चेजिस बातें सुनी, रूपल की नाक सिकुड़ गई। उसने रोहन से कहा, रोहन, क्या तुम खुद सुन रहे हो कि तुम्हारी बातें कितनी अजीब हैं?
और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों धोखा देने लगी भला? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तो मैं किसी के साथ भी रहूं तुम्हें उससे क्या? रूपल इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ही पत्थर दिल इंसान की तरह साउंड कर रही थी। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि रोहन उसके बारे में क्या सोच रहा था। वो बस इस सब से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। जब आहान ने देखा कि रूपल रोहन के साथ किस तरह पेश आ रही थी, तो आहान को उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के की किस्मत पर तरस आ गया। उस बेचारे रोहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। भले ही सनाया ने 3 सालों में आहान को कोई होप्स नहीं दी थी, लेकिन सनाया आहान के साथ कभी भी इस तरह की बेरहमी से पेश नहीं आई थी। जाहिर था रूपल की बात सुनने के बाद रोहन का रिएक्शन अजीब होने वाला था। वो रूपल के सामने जाकर खड़ा हो गया और रूपल की आंखों से आंखें मिलाकर बोला, रूपल, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारा कोई वास्ता नहीं है? रूपल, क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा फैंसिक हूँ? हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय की है। आज या कल तुम्हें मेरी वाइफ ही बनना है। अब रूपल का सवार जवाब दे गया। उसने रोहन की तरफ देखकर गुस्से से कहा, फैंसिक? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे फैंसिक रहो, और अगर हमारे पेरेंट्स ने शादी तय की है तो जाकर उनसे बात करो। तुमसे उन्होंने हाँ कहा होगा, मैंने नहीं। रूपल और रोहन एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जब वो दोनों थोड़े समझदार हो गए, उन दोनों के पेरेंट्स ने रूपल और रोहन की शादी तय कर दी। तभी से रोहन की नज़रों में सिर्फ और सिर्फ रूपल ही थी। वो हर साल रूपल को शादी के लिए प्रपोज करता था, लेकिन हर बार रूपल उसे मना कर देती थी। ऐसा होने के बावजूद भी रोहन ने हार नहीं मानी, लेकिन इस बार रोहन को अपने आने का फ्यूचर पर शक होने लगा। रूपल के ऐसे गुस्सेल और नखरेल बर्ताव के बावजूद भी रोहन ने उसे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया। आखिरकार उसने पिछले कई सालों से रूपल से प्यार जो किया था, अपना गुस्सा निकालने के लिए रोहन ने फिर आहान की तरफ देखा। जैसे ही आहान का गुड लुकिंग चेहरा उसकी नज़रों के सामने आया, रोहन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल, तुम कह रही हो कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करती? क्या यह सब इस कमीने की वजह से हो रहा है? क्या ये मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है? मुझसे ज़्यादा अमीर है? मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? नहीं, मुझसे हैंडसम तो नहीं है। इस कमीने के अंदर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? रोहन इस वक्त बहुत एम्पेलेजिव में था। वैसे उसका इतना इमोशनली ट्रिगर होना जाहिर सी बात थी। रूपल ने जब रोहन की कही ये बात सुनी तो इरिटेट होकर अपनी आंखें रोल कर दी और अपने उस सो कॉल्ड फैंसी को जानबूझकर इग्नोर करने लगी। जब आहान ने देखा कि रोहन ने जो भी कहा था उस पर रूपल का रिएक्शन कुछ भी नहीं था, आहान ने अंदाज़ा लगाते हुए मन ही मन में कहा, कुछ तो गलत है। ये रूपल अपने फैंसी की गलतफहमी को क्लियर क्यों नहीं कर रही? एक मिनट, कहीं ये चुड़ैल अपने फ़ायदे के लिए मेरा नाम तो नहीं इस्तेमाल करना चाहती? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे ही ये ख्याल आहान के दिमाग में आया, वो रूपल की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा। उसने फिर रोहन की तरफ देखकर उससे कहा, अच्छा होगा कि तुम अपने प्रॉब्लम्स में मुझे बीच में ना लाओ। इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आहान ने अपनी बात कही, रोहन ऑफर्ड हो गया। उसने आहान के सामने आकर उससे झगड़ा करने के अंदाज में कहा, लेना देना नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है? तुम मेरे रूपल के साथ मेरी ही पीठ के पीछे सब कुछ कर रहे हो और अब कह रहे हो कि तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है? बेशर्म कहीं की, क्या तुम अपनी गिरी हुई हरकतों की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हो? इस वक्त रोहन आहान की तरफ आंखों में नफरत लिए देख रहा था। आहान ने उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, बल्कि आहान ने रोहन के इमोशन स्वभाव के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, यह लड़का बहुत ही नासमझ है। शायद इसी वजह से रूपल जैसे चुड़ैल से प्यार करता है। लेकिन इसने क्या कहा कि मैं रूपल का फ़ायदा उठाकर जिम्मेदारी से पीछे हट रहा हूँ? क्या ये कोई मजाक है? कोई ऐसा कभी नहीं हो रह सकता। मुझे इस रूपल से नफरत है। ऐसा ही कुछ इस वक्त रूपल के दिमाग में चल रहा था। उसने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इस बेवकूफ़ आहान से किसने कहा था कि बीच में बात करे? एक तो पहले ही रोहन मेरे सर पर आकर खड़ा है और ऊपर से आहान का मुंह बंद होने का नाम भी नहीं ले रहा। वैसे अच्छा ही हुआ रोहन की बातें सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इस बारे में सोचते हुए रूपल के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान छा गई। जब आहान ने देखा कि रूपल उस पर हंस रही थी,
तो वो चिढ़ गया। अब ये बात रोहन के खिलाफ आहान की नहीं थी, ये फाइट अब रूपल वर्सेस आहान की थी। उन दोनों को इन बात का एहसास भी नहीं हुआ कि इस वक्त आहान और रूपल रोहन से भी ज़्यादा बचकाने लग रहे थे। आहान ने कुछ सोचा और अपना सीना चौड़ा करके रोहन से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी रूपल का फ़ायदा उठाया है। अब तुम क्या कर लोगे? तुम कर ही क्या सकते हो? जैसे ही आहान ने अपनी बात ख़त्म की, रोहन और रूपल दोनों का चेहरा देखने लायक हो गया। ये बात सुनकर जितनी हैरानी रोहन के चेहरे पर थी, उससे कहीं ज़्यादा शॉक्ड रूपल थी। रूपल ने आहान की तरफ घूरकर देखा और उससे आंखों ही आंखों में बोली, आहान, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है इस बात का क्या मतलब है? आहान ने यह सब सिर्फ रूपल की मजाक उड़ाने वाली हंसी को गायब होते हुए देखने के लिए कहा था और वैसा ही हुआ। जब आहान ने रूपल को शॉक्ड करने वाले एक्सप्रेशन देखे तो वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसने लगा। उसने भी रूपल की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कहा, हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब हंसो ना, मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम क्या कहने वाली हो। जब आहान और रूपल के बीच में आंखों ही आंखों में इशारों के साथ बातें चल रही थी, रोहन की हालात बदतर हो रही थी। वह इस पॉइंट पर इतना गुस्सा हो रहा था कि बेचारे के पैर कांप रहे थे। रोहन ने आहान के सामने खड़े होकर उससे कहा, अच्छा, तो तुम अपनी हरकतों को मान भी रहे हो। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बस मेरा वेट करना, मैं तुमको अच्छा सबक सिखाऊंगा। रोहन ने आहान को चैलेंज करते हुए कहा। आहान को ये सब बातें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, इसलिए उसने रोहन से क्विजली कहा, ठीक है, अब जाओ भी। क्या रात में तुम यहाँ हमारे साथ रहना चाहते हो? हमारे साथ सुन के बाद रोहन को ऐसा लगा मानो कोई उसके जख्म पर नमक छिड़क रहा हो। उसने गुस्से से आहान को देखा और रूपल के घर से चला गया। रोहन आहान को कैसा सबक सिखाने की बात कर रहा था कि अब आहान के सर पर एक और नई मुसीबत खड़ी होने वाली थी। आहान और सनाया के लिए रूपल के घर अगले कुछ दिन कैसे बीतने वाले थे। आहान को ये सब बातें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, इसलिए उसने रोहन से क्विजली कहा, ठीक है, अब जाओ भी। क्या रात में तुम यहाँ हमारे साथ रहना चाहते हो? हमारे साथ सुनने के बाद रोहन को ऐसा लगा मानो कोई उसके जख्म पर नमक छिड़क रहा था। उसने गुस्से से आहान को देखा और रूपल के घर से चला गया। जब रोहन वहाँ से चला गया, रूपल हैरानी भरी नज़रों से आहान की तरफ देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या ये वही बुज़दिल और चुपचाप रहने वाला आहान है? ये इतना कैसे बदल गया? जब सनाया ने मुझसे कहा कि आहान ने उसके लिए यामिनी आंटी से भी बहस की, तो मुझे लगा सनाया बड़ा चढ़ाकर बात कर रही थी। क्या आहान ने अभी अभी सच में रोहन से पंगा लिया है? क्या आहान है नहीं जानता कि रोहन की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या फिर आहान को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि रोहन वर्सेस लेने के लिए इसके साथ क्या कर सकता है? मुझे तो उस दिन प्राइड रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ, तभी से इस आहान पर शक हो रहा था। हो ना हो आहान को देखकर ही उस विकी भाई का रवैया बदल गया था। लेकिन उस दिन आहान ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कुछ भी करके इस सब का पता लगाना होगा। मुझे जानना है कि इस आहान में इतनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। रूपल आहान के इस नए बिहेवियर को बोल्ड अंदाज देने का दंग रह गई थी। जब आहान ने उसकी अजीब सी नज़रों को अपने ऊपर महसूस किया, आहान का मुंह बन गया। रूपल, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ हुआ है क्या? सवाल सुनते ही रूपल अपने सेशन में वापस लौटी और आहान की तरफ देखकर एटीट्यूड के साथ कहा, पता नहीं आजकल तुम हवाओं में उड़ने लगे हो, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ तुम्हारे पर काटने, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जब आहान ने रूपल की कही ये बात सुनी तो वो कंफ्यूज हो गया। रूपल, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? ज़रा साफ साफ कहो। रूपल आहान को हर वो सवाल पूछना चाहती थी जो उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और इस बात का फैसला लिया कि वो आहान से कुछ भी नहीं कहेगी। और रूपल ने उससे कहा, मैं क्या कहूँगी, जाओ जाके खाना बना दो। यहाँ बैठकर टाइम पास करने से अच्छा होगा कि तुम घर के कुछ काम ही कर दो। चलो जल्दी करो, मुझे और शनाया को भूख लगी हुई है। अपनी ये बात कहने के बाद रूपल ऊपर जाने लगी। आहान रूपल की ऐसी बातें सुनकर दंग रह गया। क्या ये चुड़ैल मुझे अपने घर का नौकर समझ रही है? सनाया को भूख ना लगी हुई होती
तो मैं इस रूपल की एक भी बात ना सुनता। ये कहने के बाद आहान किचन की तरफ बढ़ गया। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। इस वक्त के दरमियान आहान, सनाया और रूपल ने एक साथ बहुत मस्ती की, बहस भी की और आहान ने बहुत काम भी किया। उन तीनों की लाइफ में से परेशानियां कोसों दूर थी, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो सकता था। इन 3 दिनों में मिसेस यामिनी गिल का सर दर्द से और इरिटेशन से फटा जा रहा था। एक तो हर रोज़ सनाया को कम से कम 50 बार कॉल करने के बाद भी सनाया उनके एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। ऊपर से सीमा बुआजी और रतन ने उनके घर में अपना बढ़िया डेरा जमा लिया था। सीमा बुआजी ने सनाया के रूम को और रतन ने आहान के कमरे को हथिया लिया था और अब वो दोनों वहीं रहने लगे थे। इतना ही नहीं, मिसेस यामिनी गिल को उन दोनों के लिए दिन का 3 बार खाना और बीच बीच में चलने वाला चाय नाश्ता अकेले ही बनाना पड़ रहा था। सीमा बुआजी या तो दिन भर सोफे पर फैलकर टीवी देखती रहती और अगर करने से मन भर जाता तो वो मिसेस यामिनी गिल के कपड़े और गहने पहनकर बैठ जाती थी। मिसेस यामिनी गिल अच्छे से जानती थी कि जब तक सीमा बुआजी को 25 लाख रुपए केस में नहीं मिलने वाले थे, वो यहीं सर पर बैठकर उन्हें तंग करने वाली थी। अब मिसेस यामिनी गिल ने यह सब सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से सनाया को कॉल लगाया, लेकिन जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, बहुत देर तक बजने के बाद किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मिसेस यामिनी गिल ने बहुत ही डिसपॉइंटमेंट के साथ फ़ोन नीचे रख दिया। अचानक से सीमा बुआजी ने उनके पास आकर सवाल किया, भाभी क्या सनाया से बात हुई? वो कब वापस आ रही हैं? जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआजी का ये सवाल सुना, वो अपने होश में वापस लौटी। वो सीमा दीदी, वो मेरी अभी उनके साथ बात नहीं हुई है, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। सीमा बुआजी की नाराज़गी के साथ बोली। भाभी क्या मैं आपको बेवकूफ़ लग रही हूँ? मैं आपका चेहरा देख अच्छे से पढ़ सकती हूँ। लगता है सनाया आपकी कॉल का कोई जवाब नहीं दे रही है। मैंने सही कहा ना? मिसेस यामिनी गिल अपनी ननद का ये सवाल सुनकर दंग रह गई। उन्हें इस बारे में कैसे पता चल सकता था? मिसेस यामिनी गिल की हैरानी भरी खामोशी सीमा बुआजी के इस अंदाजे को सही साबित कर रही थी। सीमा बुआजी ने फिर अपनी भाभी को उल्टमुल्ट देते हुए कहा, भाभी मैं नहीं जानती कि आप ये कैसे करने वाली हैं, लेकिन अपनी बिगड़ी हुई बेटी को वापस लेकर आइए। अगर मुझे 3 दिन में के अंदर 25 लाख रुपए नहीं मिले तो आपकी सारी हरकतें और मनोज शर्मा के साथ आपका रिश्ता मैं पूरे गिल खानदान को बता दूंगी। और आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये सुनकर मिसेस यामिनी गिल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया कि उन्होंने आखिर किसका क्या बिगाड़ा था जो हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर कर रखा था। सीमा बुआजी ने और सुनाते हुए कहा, भाभी वैसे पहले तो आप जो भी कहती थी सनाया वैसा ही करती थी, लेकिन देखिए क्या दिन आ गया है। उस निकम्मे आहान के लिए सनाया ने आपको अपनी माँ को छोड़ दिया। आप सच में अपनी बेटी को संभालने में फेल हो गई भाभी। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल को अपनी किस्मत और अपने निकम्मे दामाद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो बुदबुदाने लगी, आहान तुम्हारी वजह से मुझे कैसे कैसे ताने सुनने पड़ रहे हैं। अगर तुमने सनाया को अपनी तरफ से ना किया होता तो सनाया मेरी हर बात मानने को तैयार थी। मेरी ही गलती है, मुझे पहले ही सनाया से डिवोर्स पेपर पर साइन ले लेने चाहिए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और अब ये सीमा, ये तो मेरे सर पर ही बैठ गई। हर दूसरे पल मुझे मनोज शर्मा का नाम लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। एक बार सनाया वापस आ जाए तो फिर मैं एक एक करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। भले ही मिसेस यामिनी गिल के दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इस वक्त वो बहुत दुखी थी। अपनी भाभी की ऐसी हालत का फ़ायदा उठाने के लिए सीमा बुआजी के दिमाग में एक ख्याल आ गया और उन्होंने मिसेस यामिनी गिल के फिक्रमंद लगते हुए कहा, भाभी वैसे मुझे इसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही। मैं आपको इस सब का एक उपाय बताती हूँ। अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ तो ना ही सिर्फ सनाया वापस घर लौटकर पहले की तरह समझदार बन जाएगी, लेकिन साथ ही वो निकम्मा आहान, उसे भी गिल परिवार और सनाया का पीछा छोड़कर हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननद की ये बात सुनी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। उनकी आंखों में अब थोड़ी सी उम्मीद नजर आने लगी। मिसेस यामिनी गिल ने सीरियस लगते हुए सीमा बुआजी से कहा, सीमा दीदी क्या ऐसा हो सकता है?
मगर कैसे? आपके पास कैसा प्लान है? मिसेस यामिनी गिल का सवाल सुनते ही सीमा बुआ जी कॉन्फिडेंस लगने लगी। आखिरकार सिर्फ पैसे मिल जाने से वो सब कुछ भूलने नहीं वाली थी। सीमा बुआ जी को अहन से बदला भी तो लेना था, इसलिए ये प्लान मिसेस यामिनी गिल के साथ ही सीमा बुआ जी के लिए बनाया हुआ जरूरी था। उन्होंने फिर अपना एक एक शब्द सोचकर कहते हुए कहा, प्लान बताना शुरू किया। सीमा बुआ जी बोली, आसान है भाभी, आप पूरे शहर में ये फैला दीजिए कि अब अहान आपका दामाद नहीं है। आपकी प्यारी और कामयाब बेटी ने उससे अलग होने का फैसला ले लिया है और इसी वजह से निकम्मा अहान आपसे गिल खानदान का जवाई नहीं रहा। जाहिर सी बात है, आपका इरादा साफ होना होगा सनाया के लिए नया पति ढूंढना। सीमा बुआ जी की कही एक एक बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल की आंखों में चमक लौटने लगी। वो ये कैसे भूल सकती थी कि सनाया अब स्प्रिंग कॉरपोरेशन के नए प्रोजेक्ट की हेड थी और इसी वजह से सभी बड़े बड़े खानदान सनाया के बारे में जानने में इंटरेस्टेड थे। और जिस तरह का अहान का रिएक्शन था कि वो एक मिडिल क्लास ऑफिस वर्कर था, किसी को भी इस बात से हैरत नहीं होती कि सनाया ने डिवोर्स लिया हुआ है। भले ही अभी तक सनाया और अहान का डिवोर्स हुआ नहीं था, मिसेस यामिनी गिल कुछ ना कुछ करके वो दिन भी जल्दी ही लेकर आती। और सबसे ज़रूरी बात तो ये थी कि अब उन्हें रोकने के लिए शेखर गिल भी वहाँ नहीं थे। जिस तरह की उनकी हालात थी, वो इतनी जल्दी हॉस्पिटल से वापस नहीं आने वाले थे। इस सब के बारे में कलेक्टिव होकर सोचने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने बहुत एक्साइटेड महसूस करने लगी। ये आइडिया उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। अगर सच में यह सब मुमकिन हुआ तो मैं सनाया के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी। ऐसा लड़का जो स्टेटस में गिल परिवार से भी बड़ा हो, ऐसा लड़का जो उस अहान से 1000 गुना बेहतर होगा। मिसेस यामिनी गिल ने मन ही मन में कहा, लेकिन अगले ही पर उनकी सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने परेशान लगते हुए सीमा बुआ जी से कहा, लेकिन सीमा दीदी, सनाया खुद घर छोड़कर गई है। उसने अहान का साथ देने का फैसला किया है, हम उसे वापस कैसे लाएंगे? और तो और वो कभी डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मानेगी भी नहीं। मिसेस यामिनी गिल का ये सवाल सुनकर सीमा बुआ जी भी कुछ देर के लिए सोच में डूब गई। ये प्रॉब्लम तो सीरियस थी। सनाया के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन अगर सनाया को कुछ पता ही ना चल पाए तो शायद ये सब मुमकिन था। जैसे ही सीमा बुआ जी के दिमाग में ये ख्याल आया, वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसने लगी। सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, ये हो सकता है, बस हमें सनाया को इस सब के बारे में पता नहीं लगने देना है। आगे हम जो करेंगे उससे हमारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मिसेस यामिनी गिल ने ये बात सुनी तो वो सीरियस हो गई। अगर ऐसा कोई रास्ता था जिससे अहान को धक्के मारकर गिल परिवार से निकाला जा सकता था, तो मिसेस यामिनी गिल कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, क्या सीमा दीदी, ऐसा मुमकिन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं? मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी की आंखों में इस वक्त अहान से नफरत की पट्टी बंधी हुई थी और इसीलिए अपना इरादा पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। मिसेस यामिनी गिल के पूछे हुए सवाल को सुनने के बाद सीमा बुआ जी मुस्कुराने लगी। उनकी आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी। अपनी भाभी के सवाल का जवाब देते हुए सीमा बुआ जी ने कहा, स्वयंवर। मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी अब क्या करने वाले थे? क्या सच में सनाया का स्वयंवर होने वाला था? क्या मिसेस यामिनी गिल अपनी ही बेटी के साथ ऐसा होने देने वाली थी? स्वयंवर। सीमा बुआ जी की कही ये बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल को समझ ही नहीं आया कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। कुछ देर के हवड़ सन्नाटे के बाद मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, स्वयंवर और कैसा और किसका स्वयंवर? मिसेस यामिनी गिल इस वक्त कंफ्यूज हो गई थी। सीमा बुआ जी से सवाल का जवाब देते हुए ही बहुत ही कैजुअली अंदाज में कहा, भाभी, इसमें ना समझ जैसा क्या है? बात साफ है, सनाया का स्वयंवर। सनाया खूबसूरत है, बिजनेस इंडस्ट्री में अपने पोटेंशियल को साबित कर चुकी हैं। उसका नाम शिमला के हर बड़े खानदान में जाना जाता है। वो क्या कहते हैं, हाँ, सनाया एक परफेक्ट पैकेज है। कोई भी उसे शादी करने के लिए एक पैर पर भी तैयार हो जाएगा। सीमा बुआ जी के इतने शातिर और चालाक दिमाग को जानकर यामिनी गिल दंग रह गई थी। उन्होंने ना में अपना सिर हिलाते हुए सीमा बुआ जी से कहा, सीमा दीदी, जो भी हो जाए, सनाया जैसी
दकियानुसनी बातें के बारे में सोचेगी भी नहीं और तुरंत मना कर देगी, यहाँ तक कि कभी भी घर लौटकर नहीं आएगी। मिसेज यामिनी गिल अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी। सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, भाभी तो फिर आप किस काम में आएगी? अब अगर हमें कुछ बड़ा जीतना है तो जान की बाजी तो लगानी ही पड़ती है। अब मिसेज यामिनी गिल को अपनी इस लोमड़ी जैसी चालाक ननद से घबराहट होने लगी थी। जान की बाजी लगाने का क्या मतलब था? मिसेज यामिनी गिल ने हकलाते हुए कहा, सच सीमा दीदी, जान की बाजी लगाने का क्या मतलब है? मिसेज यामिनी गिल को ऐसे डरते हुए देख सीमा बुआ जी जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और हंसते हंसते हुए बोली, भाभी स्वयंवर के दौरान जो भी लड़का आप अपने दामाद के तौर पर पसंद करेगी उसके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिएगा। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो सनाया को उस लड़के के साथ जाना ही होगा और अगर सनाया ऐसा करने से मना करती है तो आपको अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। आपकी बेटी आपसे इतना प्यार तो करती है कि आपको जेल जाने से बचा लेगी। अब मिसेज यामिनी गिल का चेहरा जम गया था। इनडायरेक्टली ये औरत सनाया को बेचने की बात कर रही थी और वो भी इस कीमत पर कि मिसेज यामिनी गिल को जेल जाना पड़े। कुछ देर तक अपनी ननद की कही बात को प्रोसेस करने के बाद आखिरकार मिसेज यामिनी गिल अपने होश में वापस लौटी। उन्होंने बिना ज़्यादा देर सोचे अपना फैसला कर लिया और बहुत ही प्रेम अंदाज में अपने चालाक ननद से कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एक तो ना ही मिसेज यामिनी गिल अपनी बेटी को किसी चीज़ की तरह समझती थी और ना ही वो किसी बेवकूफ़ और लालची औरत के कहने पर अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। दूसरी तरफ पिछले 3 दिनों तरह आहन आज भी रूपल और सनाया के लिए सुबह का नाश्ता बना रहा था। फ्रूटी जूस सनाया को पसंद की इडली और चटनी के साथ ही आहन ने रूपल के लिए फ्रेंच रोस्टेज बना दिया था। जब आहन किचन से सब कुछ एक एक करके डाइनिंग टेबल पर ला रहा था तब सीढ़ियों से सनाया ने उसे देख लिया। सनाया अभी अभी नहाकर नीचे आ रही थी। जैसे उसने देखा कि आहन उसकी खुशी के लिए कितनी मेहनत कर रहा था तो सनाया के दिल में नरमी छा गई। दूर ही आहन को देखते हुए सनाया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने मन ही मन में कहा, आहन बहुत परफेक्ट है, सबसे परफेक्ट। पता नहीं ये बात समझने में मुझे इतनी देर क्यों लगी, पता नहीं मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों हूँ। आहन ने इस वक्त एक नॉर्मल सी मैरून रंग की टी शर्ट और सफ़ेद रंग की पैंट पहने हुई थी। उसकी 6 फुट हाइट, सुपर टोन्ड बॉडी और गहरी आंखें देखते हुए सनाया जितनी देर तक वहीं खड़ी रही उसे भी पता नहीं चला। एकदम से सनाया का ध्यान आहन के चेहरे पर गया और वो थोड़ी सरप्राइज हो गई। सनाया ने ध्यान से आहन की नाक को देखते हुए अपने आप से ही कहा, क्या आहन की नाक इतनी क्यूट है? मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, एकदम लंबी और सीधी। जब आहन की नाक को साइड से देखा जाए तो और भी ज़्यादा क्यूट लगती है, लेकिन जब सामने से देखा जाए तो आहन बहुत सीरियस लगता है। उफ़ यार, मेरा हूबी इतना हैंडसम क्यों है? आहन सच में एक सक्सेसफुल मॉडल बन सकता है। मॉडल ही नहीं, आहन हॉलीवुड बॉलीवुड एक जाना माना हीरो भी बन सकता है। जब सनाया आहन को देखते हुए मन ही मन में उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी कि पीछे से रूपल भी आ गई। जब उसने देखा कि 15 मिनट पहले नीचे आई सनाया अभी भी वहीं खड़ी थी तो वो कंफ्यूज हो गई। रूपल ने फिर सनाया की नज़रों को फॉलो किया और देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आहन को देख रही थी और इतना ही सनाया अकेले में स्माइल भी कर रही थी। ये देखकर रूपल का मुंह बन गया। उसने 1-2 बार धीरे से सनाया का नाम पुकारा, लेकिन सनाया का ध्यान तो कहीं और ही था। अब रूपल का पेशेंस ख़त्म हो गया और उसने सनाया को हल्के से धक्का देते हुए कहा, सनाया क्या तुम ठीक हो? ये क्या चल रहा है? एकदम से किसी के छूने से सनाया अपने होश में वापस लौटी और रूपल को देखकर बोली, रूपल क्या कर रही हो यार, मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाता। रूपल ने जब अपनी बेस्ट फ्रेंड की कही ये बात सुनी वो अपना सर पीटने लगी। रूपल ने फिर सनाया से कहा, डार्लिंग, हार्ट अटैक तो मुझे आ गया है ये देखकर कि तुम अपने ही हस्बैंड को ताड़ रही हो और वो भी ऐसे छिपकर, मानो तुम्हारा नहीं किसी और का हस्बैंड हो। रूपल की कही बात सुनकर सनाया ने अपनी नाक सिकोड़ ली। उसने अपने आप को समझाते हुए कहा, रूपल ये तुम क्या कह रही हो यार, ताड़ना क्या होता है? मैं तो बस आहन को देख रही थी और मुझे छिपने की क्या ज़रूरत थी? चलो नीचे। ये कहते हुए सनाया के गाल पर लाल हो गए। रूपल ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, ताड़ना नहीं देखना कहते हैं आए बड़ी, और ये जो तुम लाल हुई जा रही हो इसे क्या कहते हैं? मैं तो इसे ब्लश करना कहती हूँ।
सनाया सच में शर्मा रही थी, लेकिन फिर भी उसने रूपल की कही बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। रूपल ने भी अपनी जगह ले ली। आहान अब तक टेबल पर सब कुछ सर्व लिया था। जब सनाया ने देखा कैसे आहान ने सब कुछ अकेले ही कर लिया, तो वो आहान से बोली, आहान तुम खाना बनाने में हर दिन के साथ पहले से ज़्यादा एक्सपर्ट होने लगे हो। वैसे रोज़ इतना बढ़िया खाना खिलाने के लिए थैंक यू। जब आहान ने देखा कि सनाया उसके काम से खुश हो गई थी, तो वो मुस्कुराने लगा। आखिरकार वो ये सब अपनी बीवी की खुशी के लिए ही तो करता था। आहान सनाया से कुछ कह पाता इससे पहले ही रूपल ने इसे इंटरप्ट कर दिया। उसने आहान की तरफ देखकर इम्प्रेस करते हुए कहा, हाँ हाँ सनाया सही कह रही है, तुम सच में अच्छा खाना बनाते हो और बाकी सारे काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हो। जब आहान ने रूपल की कही ये बात सुनी तो वो दंग रह गया। आहान को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या सनाया की ये नकचड़ी दोस्त, जिसने हमेशा से आहान से नफरत की थी, क्या वो आहान की तारीफ कर सकती थी कि आज सूरज उल्टी दिशा से निकला हुआ है। एक बार के लिए कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन ये चुड़ैल मेरी तारीफ नहीं कर सकती। अब जरूर कुछ उल्टा कहेगी, मैं जानता हूँ, आहान ने मन ही मन में कहा। जब सनाया ने देखा कि फाइनली रूपल आहान के साथ अच्छे से बिहेव करने लगी है, तो वो खुश हो गई। लेकिन बेचारी सनाया को कहाँ पता था कि उसकी ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी, जैसा कि आहान ने अंदाज़ा लगाया था। रूपल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे आहान, अब जब मैं इंडिया लौटी हूँ तो मेरा वापस जाने का कोई प्लान नहीं है, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि घर के सारे काम करने के लिए कोई अच्छी सी मेड ढूंढ लूँ। मैं बहुत अच्छी सैलरी भी ऑफ़र कर सकती हूँ, लेकिन ऐसी कोई मेड मिली ही नहीं। क्यों ना तुम ही मेरे घर पर जॉब कर लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगी और साथ ही तुम यहाँ रह भी सकते हो। इसी बहाने सनाया और मैं भी पहले की तरह बस कुछ साथ में रहेंगे। रूपल ने आहान को ये जॉब ऑफर इतनी अच्छी स्माइल से दिया था कि आज शायद ही कोई समझ पाता कि उसमें असल इरादे क्या थे। आहान ने जैसे ही रूपल की ये बात सुनी, उसका मुंह बन गया। आहान ने रूपल को कोसते हुए मन ही मन में कहा, मैंने कहा था ना, ये चुड़ैल कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मुझे अपने घर का काम वाला बनाना चाहती है। ऊपर से इस रूपल के तो मेरी ही बीवी का हक भी जमाने का मास्टर प्लान भी तैयार है, सिर्फ क्योंकि सनाया यहाँ पर बैठी है, वरना मैं इस रूपल के मुंह पर यह गर्म कॉफ़ी फेंक देता। आहान की फ्रस्ट्रेशन उसकी आंखों में साफ थी। अगले पल रूपल ने इस तरह कॉफ़ी का कप उठाया मानो वो आहान के दिल पर चल रही सारी बातें सुन रही थी और जब आहान की चुनौती दे रही थी। जब सनाया ने देखा कि अब ये दोनों एक बार फिर से शुरू होने वाले थे, तो उसने एक गहरी सांस ली और कोई बहाना बनाते हुए आहान से बोली, आहान क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए ब्रेड ले आओगे। आहान ने सनाया की बात सुनी तो तुरंत हाँ में सर हिला दिया और रूपल को घूरते हुए किचन में चला गया। जैसे ही आहान वहाँ से चला गया, सनाया ने रूपल के हाथ पर हल्के से मारकर कहा, रूपल तुम आहान से ऐसे दिल दुखाने वाली बातें क्यों करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगली बार से ऐसा मत कहना। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो मेरी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। तुम उसे आगे से हर्ट नहीं कर सकती, समझ गई। सनाया की डांट सुनकर रूपल ने मुंह बनाकर उससे कहा, क्या तुम इतने सालों की दोस्ती के ऊपर उस बेवकूफ़ आहान को चुन रही हो। सनाया ने रूपल के इस सवाल को सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपनी जगह से उठ गई। फिर सनाया ने किचन की तरफ जाते रूपल से कहा, तुमने सही पहचाना, अब आगे से ख्याल रखना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। सनाया को जाते हुए देखकर रूपल ने गुस्से से अपना फ्रेंच टोस्ट खा लिया। जैसे रूपल ने उसे टेस्ट किया, उसके एक्सप्रेशन ही बदल गए। रूपल ने अपने आप से ही कहा, आहान को वो ऑफर तो मैंने बस उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा था, लेकिन लगता है वो खाना बनाने में सच में एक्सपर्ट है। थोड़ी देर के बाद आहान ने फिर से पूछती है, शायद मेरे घर पर काम करने के लिए मान गए जाए। रूपल के फैलाए हुए रास्ते को साफ करने के लिए सनाया किचन में गई थी। उसने देखा कि आहान उसके लिए ब्रेड को बटर लगा रहा था। सनाया जल्दी से आहान के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आहान, मैंने रूपल को समझा दिया है, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं कहेगी। आहान ने उस और कुछ भी नहीं कहा, बस एक स्माइल के साथ सनाया को देखने लगा। कब सनाया ने देखा कि आहान उसे पलके छिपाने बिना देख रहा था, तो खिलखिलाकर हंसने लगी। आहान ने सनाया से सवाल करते हुए कहा, सनाया आप ऐसे क्यों हंस रही है। आहान का सवाल सुनकर सनाया और ज़ोर से हंसने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही हंसने के बाद सनाया ने आहान के कान के करीब जाकर कहा, आहान, इसे ताड़ना कहते हैं।
क्या तुम मुझे ताड़ रहे हो? सनाया की ये कही बात सुनकर आहान की आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक ही वक्त पर नर्वस भी हो रहा था और शर्मा भी रहा था। सनाया ने फिर कुछ सोचा और हाथ पकड़ते हुए ब्रेड को सनाया को दे दिया और देकर कहा, मैं तो बस आपको देख रहा था। ये ताड़ना कैसा शब्द है और पता नहीं आप ये सब नई नई चीज़ें कहाँ से सीख रही है। जब सनाया ने देखा कि आहान शर्म के मारे उससे नज़रें चुरा रहा था तो उसने फिर से आहान को छेड़ते हुए कहा, और ये जो तुम लाल हो रहे हो ना, इसे ब्लश करना कहते हैं। जब सनाया आहान को ऐसे चिढ़ा रही थी, किचन के दरवाजे पर खड़ी रूपल ने अपने आप से कहा, ये लड़की तो गई काम से। क्या सनाया आहान को अपनी फीलिंग बताने वाली थी? सीमा बुआ जी का अगला कदम क्या होने वाला था? क्या मिसेस यामिनी गिल अपना फैसला बदलने वाली थी?